अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी कामयाबी के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान ज़ीशान आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि हर प्रोग्राम में एक या दो मेहमान आते हैं, वो प्रोग्राम की जीनत बनते हैं और साथ साथ वो अपने बारे में बताते हैं कि ज़िंदगी में उनकी स्ट्रगल कैसी रही। कहते हैं कि ज़िंदगी पर अगर आपने किसी मुकाम पर पहुंचना है तो उसके पीछे कड़ी मेहनत होती है। उस मेहनत के बाद जब आपको नतीजा बरामद होता है तो फिर लोग आपके बारे में बात करते हैं, आप खुद बात नहीं करते। और ये तभी होता है जब आप ज़िंदगी के सफ़र में उन पत्थरों पर सर गुजरते हैं जो शायद आपके पाँव में भी कट्स डालते हैं, आपकी ज़िंदगी में वो गहरे ज़ख्म छोड़ जाते हैं कि जब आप याद करते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि एक वो वक्त था और आज एक ये वक्त है। कभी भी शॉर्टकट्स पर आपकी ज़िंदगी मुनस्सर हो तो वो ज़िंदगी, वो तरक्की या वो सक्सेस ज़्यादा देर तक नहीं टिकती है। जैसे कहते हैं कि जो हवा की तरह ऊपर जाता है, गुब्बारे में जैसे आप गैस भरते हैं, वो जो गुब्बारा जितनी बुलंदी से हवा में जाता है उतनी ही जल्दी वो नीचे भी आके गिरता है। तो हमेशा मेहनत पर नज़र रखें, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। आज के जो प्रोग्राम के गेस्ट हैं उनके लिए मैं ये कहूँगा कि उन्होंने मुझे इज़्ज़त दी, मेरे प्रोग्राम को इज़्ज़त दी कि वो प्रोग्राम में तशरीफ़ लेकर आए। रियाज़ुद्दीन उनका नाम है। आप प्रोग्राम जो बहुत मशहूर हमारा वीनस टीवी का वीनस स्पोर्ट्स है, उसमें आप उनको हर दिन देखते हैं। कुछ मसरूफियात की वजह से मुझे ऑफ ईयर बता रहे थे कि उन्होंने कुछ प्रोग्राम्स कम करना शुरू कर दिए, क्योंकि माशाल्लाह आप इंटरनेशनल कमेंटेटर हैं और साथ साथ आप हॉकी के शोबे से वाबस्ता हैं। हॉकी के शोबे से पहले आप क्रिकेट से वाबस्ता थे। माशाल्लाह आप, अगर हम बात करें अपनी कीमती राय देने, यानी स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, यानी बताते हैं कि कहाँ पर गलती थी, कहाँ पर हम बेहतरी ला सकते हैं और किस तरीके से हम बेहतर वजूद को चीज़ों में फॉर्म कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप जितनी भी आपकी एक्सपर्टीज़ हैं वो मैं अगर बताना शुरू करूं तो आई गेस प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उनसे बात नहीं होगी। तो मैं बिल्कुल टाइम ज़ाया किए बगैर रियाज़ुद्दीन साहब के साथ जाऊंगा। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया ज़ीशान, थैंक यू वेरी मच। आपने बड़े अच्छे कलमात अदा किए मेरे लिए, बहुत शुक्रिया। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है रियाज भाई कि आप मेरे प्रोग्राम पर आए, क्योंकि मैं आपको हमेशा टीवी पर देखता था या आपका शूट चल रहा होता था लाइव, तो मैं आपको देखता था, दूर से खुदाफिज करके जाता था। तो बहुत बड़ी बात है और सलाम इसके लिए आपको। वालेकुम अस्सलाम। देर आए दुरुस्त आए, बिल्कुल ऐसी ही बात है। और साथ साथ आज हम जानेंगे, अच्छा रियाज भाई मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, मोबाइल को डेड साइलेंट पर कर दें, क्योंकि आवाज़ जो है वो जब लोगों तक जाएगी तो लोग बोलेंगे कि आपको मैसेजेस आ रहे हैं और आप हमें नहीं बता रहे। तो हम लोगों के साथ साथ चलते हैं। अच्छा जी रियाज भाई, हम उस दौर में चलते हैं जब इंसान फैंटेसी वर्ल्ड में होता है, एक पाँव आपका ज़मीन पर होता है और एक आसमान में होता है। तो इजाज़त है सवालात की? बिल्कुल। चलें जी, सबसे पहला सवाल कि रियाज़ुद्दीन साहब कैसे मिजाज के हैं? गुस्से वाले हैं, फ़ौरन आंसर करते हैं, अपना फ़ैसला अल्लाह पर छोड़ते हैं या चुप हो जाते हैं? नहीं, मोस्ट मतलब ये कि ऐसा होता है कि ज़ाहिर है जो आजकल आप हालात देख रहे हैं उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत ज़्यादा मतलब जल्दी किसी चीज़ पे रिएक्ट नहीं करता। एक मतलब कि टाइम लेता हूँ थोड़ा सा, और बाकी चीज़ें ज़ाहिर है अल्लाह ताला पे छोड़नी भी चाहिए और मेरे ख्याल से ये दुरुस्त होती हैं, और इसका ज़िक्र जो है हमारी सारी किताबों में भी है। तो वो ज़्यादा बेहतर होता है कि आप उसको एक हद तक तो देखें, आप जा सकते हैं, लेकिन उस हद से आगे फिर मतलब यही बेहतर होता है कि उसको आप अल्लाह ताला पे छोड़ दें, और अल्लाह ताला जो करता है वो इंसान के लिए बेहतर करता है। देखें, एक चीज़ मैं यहाँ और बताऊँगा, आपके सवाल से जुड़ी है या हट के, कि अल्लाह ताला ने दुनिया के हर इंसान में कोई ना कोई एक ऐसी खूबी ज़रूर रखी है जो उसे दूसरों से मुमताज़ बनाती है, और कोई ना कोई एक ऐसी खामी मुझ समेत हर इंसान में है जो उस इंसान को हमेशा ख़ुद एहतसाबी कैफियत में रहने पर मजबूर करती है। लेकिन कामयाब लोग वो होते हैं जो अपनी खूबियों से अपनी खामियों को ख़त्म करके आगे निकल जाते हैं और फिर अपना भी नाम पैदा करते हैं, मुल्क का भी करते हैं, और दुनिया में पाकिस्तान का सब हिलाली परचम बुलंद करते हैं। चाहे वो कोई भी हो, किसी भी मुल्क से उसका ताल्लुक़ है, ज़ाहिर है वो अपने मुल्क का नाम पैदा करता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें ज़ाहिर है बड़ा टॉलरेंस और पेशेंस के साथ आपको जो है जाना पड़ता है। अगर आप इसमें कोई शॉर्टकट लेंगे, कोई ऐसी चीज़ लेंगे, तो वो फिर जैसे आपने अपनी इंट्रो में बड़ी खूबसूरत बातें की कि वो फिर उसकी उम्र ज़्यादा नहीं होती, मतलब फिर फ़ौरन या तो ऊपर होता है या फिर नीचे होता है। तो एतदाल पसंदी मेरे ख़्याल से वो मेरे मिजाज का हिस्सा है, और मैं चाहता हूँ कि उसी तरह मतलब ये कि अपने आप को
लेके चलूँ, वो मेरे ख्याल से हमने अपने बुज़ुर्गों से भी सीखा है, किताबों में भी पढ़ा है। तो ये मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छी चीज़ है। और मेरा मशवरा अपने जो हमारे नौजवान हैं उनके लिए भी यही है कि टॉलरेंस, पेशेंस, इत्तेदाल पसंदी, मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि सवाल थोड़ा सा हट के, लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं आज वो सवाल करूँ, क्योंकि आज जो प्रोग्राम है वो बेसिकली मेरी कामयाबी तो है, आपकी सक्सेस भी जानेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि उन बच्चों की कैरियर काउंसलिंग भी होती चली जाए जो कि आज सिर्फ एक वर्ड यूज़ करते हैं, मैं या मेरी ज़ात। तो ऐसा ज़िंदगी में नहीं चलता। आपने कहा कि हमें बड़ों ने तालीमात दी हैं, लेकिन उन तालीमात को आपने समझा और सीखा और ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट भी किया है। इसमें आप भी अच्छे बच्चे थे। आजकल के बच्चों को अगर आप किसी को कुछ बोलते तो कहते हैं हु आर यू, इट्स माई लाइफ माई रूल्स। तो ये फिनोमेना जो है वो बहुत ज़्यादा इन हो चुका है आजकल की जो माशरा है। ज़ीशान भाई, यू आर एब्सोल्युटली राइट, आई एम विद यू। और ऐसा मेरे ख्याल से ऐसे लोग हैं, लेकिन उनकी तादाद निस्बतन कम इसलिए है कि वो शायद एलीट क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं जो इस तरह का मतलब एक जवाब देते हैं। लेकिन जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी सख्तियां बर्दाश्त करके और बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस करके एक मकाम बनाते हैं, मेरे ख्याल से शायद उनका जवाब या ना हो, या फिर ये कि बहुत दफ़े ऐसा होता है कि जो बच्चे होते हैं जिनको सही वक्त पर सही तालीम मिलनी चाहिए, चाहे उनका ताल्लुक़ अच्छे घराने से हो, लेकिन वो उस वक्त उनको वो तालीम नहीं मिल पाती, और फिर उस मतलब उनके फिर जवाबात ये होते हैं जो आपने कहे हैं। तो इसमें देखें, हम जो है ना तो मतलब घर वाले या बुज़ुर्ग जो वालिदैन होते हैं उन पे सारी चीज़ें डाल सकते हैं, ना हम स्कूल वालों पे डाल सकते हैं, और ना ही पूरी जिम्मेदारी हम उस शख्स पे डाल सकते हैं जिसका ये रवैया या जो कहता है। असल में ये कलेक्टिवली है, इसमें सब का किरदार होता है। लेकिन बहरहाल यहाँ पे एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि इंसान जो है जब वो थोड़ा सा समझदार होता है तो उसकी अपनी भी मतलब बुनियादी तौर पे सोचने की सलाहियत है जो सही मतलब उसको ट्रैक पे लेके आती है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, हम देखते हैं कि अगर 5 बच्चे हैं तो उसमें से एक बच्चा अगर सिगरेट पी रहा है तो उसमें से एक बच्चा नमाजी भी है, एक बच्चा अगर नमाजी नहीं है तो कम से कम वो अच्छी बात भी कर रहा है, लेकिन एक बच्चा है जो अब्यूज़ लैंग्वेज भी इस्तेमाल करता है। होते उसी ग्रुप के हैं, लेकिन हर बच्चे में अपनी अपनी मतलब एक एक्सपर्टीज़ होती है उनमें। तो मेरे ख्याल से जहाँ वालिदैन का किरदार इसमें नो डाउट होता है, असातिज़ा का किरदार होता है, और ख़ानदान के बुज़ुर्गों का होता है, वहाँ इंसान की अपनी जो मतलब तबीयत और शख्सियत का बड़ा किरदार होता है। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है रियाजुद्दीन भाई। मैं यही कहता हूँ कि एक वो बच्चा जो कि अब्यूजिंग करता है या वो बच्चा जो स्ट्रीट क्राइम्स में होता है, मैं खुलकर बात करूँगा, उसकी माँ ने भी उतनी ही दर्द से पैदा किया है उस बच्चे की तरह कि जिस एक बच्चा साइंटिस्ट और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है। माँ बाप कभी भी नहीं चाहते कि उसका बच्चा गलत फेल में जाए, लेकिन हमारी अपनी चॉइस होती है कि हम उन चीज़ों में पड़ जाते हैं, क्योंकि हर माँ बाप चाहता है कि उनका बच्चा एटलीस्ट तरक्की के उस स्टेज पर हो जहाँ पर उनकी आंखें जब बंद हो तो वो सुकून से दुनिया से रुखसत हो। जी रियाजुद्दीन भाई, हम 9th और मैट्रिक की बात अगर करें तो रियाजुद्दीन भाई क्या बनना चाहते थे जो नहीं बन सके, या वही बनना चाहते थे जो अब हैं, या अगर नहीं बन सके तो अल्लाह का शुक्र है जो अब है उस पर भी बहुत करम है खुदा। देखें, सबसे बुनियादी और पहली बात तो ये कि मैं आज जो कुछ हूँ, मैं अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि जब मैंने आँख खोली और मैं थोड़ा सा समझदार हुआ तो मैंने अपने आप को एक मुसलमान घराने में पाया। इससे बड़ी तो कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर उसके बाद फिर जब थोड़ी सी और समझ और अकल आई और जो इन्वायरमेंट मतलब हमारे सामने आया घर वालों से, बुज़ुर्गों से, तो हमें ये एहसास हुआ कि हम आज़ाद मुल्क में हम सांस ले रहे हैं। तो देखें, किसी भी इंसान के लिए ये दो चीज़ें जो हैं बड़ी मतलब ये कि बुनियादी और बड़ी अहम चीज़ें होती हैं कि वो जो है हमारा दीन जो है सबसे अफजल दीन है, और हमारा ताल्लुक़ उस मतलब दीन से है कि हम मुसलमान हैं, फिर ये कि हम आज़ाद मुल्क में रहते हैं। रह गई बात जो आपने 9वीं और 10वीं की, तो देखिए मेरा ताल्लुक़ तो एक आप मिडिल क्लास घराने से था, नो डाउट। मेरे दादा भी डॉक्टर थे जो मतलब इंडियन आर्मी में थे, मेरे वालिद भी डॉक्टर थे, जनरल फिजिशियन थे, और वो जो थे मतलब हमने जब बचपन में आँख खोली 9th में मैं जब पहुँचा तो मैंने साइंस ली थी, और हमारे घर में एक ऐसा माहौल था कि मेरी बड़ी बहन जो थी वो मतलब उनकी इंटर में बड़ी अच्छी परसेंटेज आई थी, लेकिन उस दौर में कुछ ऐसे मतलब पॉलिटिकल मामलात थे, सिलसिले थे कि उनको जो एडमिशन था वो यहाँ कराची में तो नहीं हो रहा था, हालांकि उनकी परसेंटेज अच्छी थी, उसके बावजूद जो पॉलिटिकल मामलात थे यहाँ तो नहीं हो पा रहा था, लेकिन उनका ताल्लुक़ अंदरूनी सिंध मतलब एक हो रहा था। तो उस वक्त हमारे मतलब वालिद ने भी और हमारे घर का एटमॉस्फेयर ऐसा नहीं था कि मेरी बहन जो है वहाँ जाके मतलब एडमिशन लेती पढ़ती।
तो मेरे ख्याल से वो चीज़ जो थी वो ड्रॉप कर दी गई और उन्होंने जो MBBS वो लकीली नहीं, मतलब ये कि अनलकीली नहीं कर सकें। बहरहाल वो फिर बाद में एक प्राइवेट स्कूल में माशाल्लाह प्रिंसिपल रहीं, इसलिए कि उन्होंने एजुकेशन लेती रहीं, BSc किया, B.Ed किया, M.Ed किया, मतलब तालीम लेती रहीं, तो वो माशाल्लाह प्रिंसिपल रही हैं अपने मतलब ये कि जो भी मतलब बड़े स्कूल थे प्राइवेट उसमें। तो 9th में मैंने मैट्रिक का मतलब ये कि जब हम आए तो हमारा जो फॉर्म भरा गया तो एक खलिश थी कि चूँकि मेरी बड़ी बहन डॉक्टर नहीं बन सकी तो मैं भी मतलब डॉक्टर बनूँ। अच्छा, उसमें हमारी समझ का शऊर नहीं था। मेरे दादा भी मेरे वालिद भी डॉक्टर, तो एक घर का एटमॉस्फेयर था। तो चूँकि मेरी जो बड़ी बहन थी वो सिर्फ इस वजह से नहीं बन सकी कि अगर वो दूसरे शहर चली जाती तो उनका एडमिशन हो जाता, लेकिन उस ज़माने में शायद हालात ऐसे नहीं थे, हमारे बुज़ुर्ग समझते थे, तो वो वहाँ नहीं जा सकें और बहरहाल ये कि वो MBBS फाइनली नहीं कर सकें। लेकिन उसका कलक और उसकी तकलीफ़ जो है हमारे पूरे ख़ानदान ने महसूस की। तो मतलब ये हुआ कि यार मतलब ये कि मैं बड़ा था, फिर उनके बाद तो ये हुआ कि भाई ये करेंगे। खैर मैंने 9th में भी मेरी बड़ी अच्छी पोजीशन आई। अच्छा, 10th में जब मैं आया तो हम 6 बहन भाई थे। मेरे वालिद जो थे ज़ाहिर है अकेले थे, और उस ज़माने में ये प्राइवेट क्लिनिक्स का ऐसा वगैरह कोई नहीं था। ये मैं बात करूँ 80s की, मिड 80s की, तो या मतलब इस तरह का नहीं था, बस घर ही में था कुछ, मतलब एक मोहल्ले के पेशेंट आ जाते थे और उनको वो फ़ी सबीलिल्लाह भी कर देते थे या जो भी था ऐसा। बाकी वो अपनी जो जॉब मतलब जहाँ जाते थे वहाँ मतलब ये कि तो हमारे यहाँ मतलब महीने में या 15 दिन में एक दफ़े ऑफिस की गाड़ी आती थी, तो हम कभी शॉपिंग सेंटर चले जाते थे वालिद के साथ, तारिक रोड, क्लिफ्टन, इधर उधर लियाकताबाद। लेकिन उनकी जीप रोज़ाना आती थी लेने और उनको छोड़ने आती थी। तो उस ज़माने में हमारे घर में सिर्फ एक साइकिल होती थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारे 6 बहन भाई थे, सब बड़े अच्छे तरीके से पढ़ रहे थे। तो हम मुझ में एक जज्बा मतलब ये कि हमारे घर के करीबी एक ग्राउंड था, तो वहाँ मैं ये देखता था कि क्रिकेट होती थी शाम को। उस वक्त इतना शऊर नहीं आया था 9th में कि यार हम मतलब ये कि आज़ादी भी नहीं थी इतनी बाहर निकलने की। लेकिन फिर हमने अपने वालिद से कहा कि बाबा मतलब ये लोग खेलते हैं तो मैं भी जाऊँ। तो उन्होंने कहा बेटा आपने मगरिब की अज़ान है और उस वक्त तक आपने वापस आना है, अगर तो आप वहाँ जाओ और बेटा ये देखना कि मैं जाता हूँ असर की नमाज़, वहीं वो भी थी मस्जिद भी थी, ग्राउंड के साथ ही मस्जिद थी, वहीं ग्राउंड था। तो वालिद साहब कहते थे कि मैं वहाँ आऊँगा, मैं देखूँगा कि आप वहाँ खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं। तो मतलब एक कभी देखते थे कभी नहीं देखते, लेकिन मुझे एक चीज़ थी ना, शेर की नज़र रखते थे। हाँ, तो वो देखने की, तो वो हमने क्रिकेट खेली और उसमें फिर वालिद ने हमें ये कहा, वालिदा ने भी कहा कि बेटा इसमें आप संडे को चले जाते हो, पूरा दिन आपका लग जाता है, पढ़ाई में भी नहीं होता, एक ही दिन आपको मिलता है, तो आप ज़रा इस पर नज़रसानी करो, देखो। पहले तो उन्होंने ख़ुद मुझे कहा, तो मैंने कहा कि यार जब अच्छा उस ज़माने में ऐसा तो नहीं था जो सॉरी टू से विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आजकल बच्चे जो हैं ब्लंट मतलब होते हैं, बोल देते हैं। तो बहरहाल ये कि हमने जो है वालिदैन की मतलब उसको देखा, बात को ना समझा। तो चूँकि वहाँ पे हॉकी भी हुआ करती थी, तो मेरे वालिद साहब ने समझाया कि अगर तुम हॉकी खेलो तो तुम्हें ये है कि जो संडे का तुम्हारा पूरा दिन होता है तो वो तुम अपने दूसरे कामों में भी ला सकते हो और ये भी कर सकते हो। अच्छा, उस ज़माने में क्रिकेट जो है इतनी ज़्यादा मतलब वो नहीं थी, प्रोफेशनल नहीं थी, ऐसा नहीं था। तो लेकिन एक चीज़ ज़रूर थी हॉकी में। तो हमारे वालिद ने कहा कि बेटा तुमने पूरी तालीम हासिल करनी है, तुम्हारी बहन तो देखो इस वजह से डॉक्टर नहीं बन सकी, लेकिन तुमने जो है डॉक्टर बनना। अच्छा, उसमें ये नहीं था कि हमारे जहन में था कि हमें डॉक्टर बनना है, लेकिन चूंकि वो एक इन्वायरमेंट था, घर का एक माहौल था, तो हमने कहा कि चलो यार डॉक्टर बनना है। लेकिन हुआ ये कि मुझे ये एहसास हुआ कि यार मैं घर में बड़ा हूँ, वालिद साहब अकेले हैं, हम माशाल्लाह 6 बहन भाई हैं, 2-8 लोग हम घर के थे। तो मैंने कहा कि यार एक एहसास पैदा हुआ कि यार मैंने कुछ मतलब करना चाहिए। लेकिन जब मैंने एनालिसिस किया तो मैंने कहा यार मैं किस तरह से कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता। तो हम अपने दोस्तों को देखते थे, जिसने मैट्रिक कर लिया तो वो फलां डिपार्टमेंट में लग गया। उस ज़माने में जॉब और कैरियर बहुत था हॉकी का, और हॉकी जो थी बड़ी मतलब उरूज पे थी और दुनियाई मतलब खेल में पाकिस्तान का सबसे लाली परचम हॉकी के ज़रिए बुलंद हो रहा था। तो उस वक्त 30-35 डिपार्टमेंट थे, हम अपने मोहल्ले के लड़कों को देते थे। उसने मैट्रिक किया, वो फलां बैंक में लग गया, फलां इधर लग गया। तो मैंने एक दिन वालिद साहब से कहा कि अब कि मैं साइंस से कर तो रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि ये करूँ, लेकिन अगर मैं हॉकी खेल रहा हूँ और इसमें थोड़ा सा अगर आप इजाज़त दें तो मैं और मतलब अपनी मतलब एक्सपर्टीज़ शो करूँ। तो उन्होंने कहा कि देख लो बेटा ये आपके ऊपर है। तो आप बिलीव करें ज़ीशान भाई कि मैं सुबह उठता था
अज़ान हो रही होती थी, तो पहले वहीं, चूंकि मस्जिद थी, मैंने कहा ग्राउंड वहीं था, तो मैं वहाँ पे मस्जिद में नमाज़ पढ़ के माशाल्लाह। और मतलब यहाँ से घर से तैयारी करके जाता था। हॉकी हाथ में होती थी, एक दो लड़के हैं उनको भी हमने शामिल कर लिया था। कुछ बाज़ औक़ात तो अकेला मैं होता था या 2-3 लड़के होते थे, तो हम लोग मस्जिद में नमाज के बाद सुबह फिर हम 3-4 ग्राउंड के चक्कर लगाते थे, गेंद हाथ में लेते थे, ड्रिबलिंग करते थे। हालांकि मैं क्रिकेट भी खेलता था, संडे कभी कभी मैं मतलब किसी बहाने से क्रिकेट खेलने भी मैच चला जाता था, तो ये भी था। लेकिन हॉकी में जब हमने मैट्रिक में मैं आया तो हमारी टीमों के जो मैचेस हुए तो उसमें मतलब अल्लाह ताला ने कुदरती मैंने गोल कर दिया, कुछ कर दिया। किसी मैच में गया तो मैन ऑफ द मैच हो गया। तो कप जब पहली मरतबा मिला मुझे तो मैं घर लेके आया तो बहुत खुश था। तो रात को जब मैंने उसको अपने सरहाने रखा कप को, और उससे बड़ा मतलब ये कि मुझे एक एतमाद पैदा हुआ ये कि जब हमने मैट्रिक किया तो उस वक्त तक हालात ऐसे थे कि फिर मैंने साइंस को छोड़ के, क्योंकि उस वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद मेरी परसेंटेज खेल की वजह से इतनी ना आए कि मेरा यहीं पे मतलब शहर में एडमिशन हो। तो बहरहाल फिर ये कि मैंने जो है मतलब मैं जामिया मिलिया कॉलेज में मेरा एडमिशन था, वहाँ पे खेल वेल में बड़ी तवज्जो दी जाती थी। तो वहाँ जो पहले ही साल एक टूर्नामेंट हुआ उसमें मैं मैन ऑफ द टूर्नामेंट हो गया और 3 माशाल्लाह। मैचेस में मैंने 5 गोल किए, तो मुझे बहुत बड़ा मतलब कप इनाम में मिला। बस उसके बाद क्या हुआ कि मैंने अभी मैट्रिक किया था और मेरा पहला साल था, मेरी जॉब लग गई डॉकयार्ड नेवी में। और माशाल्लाह। मेरी टीम के जो कप्तान थे ओलंपियन हनीफ खान के बड़े भाई अब्दुल अजीज़ थे, माशाल्लाह। जो कि मतलब ये कि उनको पप्पन के नाम से जाना जाता था। और वो अभी 1-2 खिलाड़ी और भी हैं, एक हमारे पारे हुआ करते थे वो आजकल बाहर हैं, शायद कनाडा में हैं। इसी तरह मोहसिन अली खान फुल बैक होते थे जो आजकल हैं यहाँ पे सुई गैस के, वो मतलब सेक्रेटरी हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं। और जिस ज़माने में ओलंपियन हनीफ खान नेवी कारसाज की टीम में तो उस वक्त में डॉकयार्ड की टीम में था। और उसके बाद आप ये देखें मैंने इंटर ही किया था कि अल्लाह के फजल करम से हॉकी इतनी हो गई मेरी कि मैं एक बैंक में मेरा अपॉइंट हो गया, ट्रायल के मतलब ट्रायल हुए और उस बेसिस पे मेरा वहाँ पे मैंने मतलब कि अच्छी परफॉर्मेंस दी तो मेरा वहाँ अपॉइंटमेंट हो गया। और फिर मैं इस तरह से मतलब मामलात चलते रहे। तो ये है बहरहाल इस तरह से सिलसिला रहा। इसी के साथ सिलसिला रहा। बुनियादी तौर पे जो एक सवाल था ना आपका जी। कि आप बनना कुछ चाहते, नो डाउट मैं मतलब डॉक्टर बनना चाहता, जो घर का माहौल था बुनियादी तौर पर मुझमें ये शऊर समझ नहीं थी, लेकिन माहौल और हालात को देख के वालिद के कहने पे, लेकिन मैं आज बिल्कुल अपने आप से अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, मुतमईन हूँ। माशाल्लाह। इसी के साथ साथ मैं ये एक चीज़ बताते चलूँ, क्योंकि ब्रेक पर जा रहे हैं, वापस आएंगे मज़ीद बात करेंगे कि अल्लाह ताला का इतना करम है कि माशाल्लाह आपने 2000 आर्टिकल्स भी लिखे हैं। मतलब हम एक आध आर्टिकल कहीं कोई लिख लेता तो वो फिर एक कहते हैं ना गर्दन में सरिया आ जाता है। माशाल्लाह 2000 आर्टिकल लिखकर उसके पीछे की क्या कहानी है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन एक ब्रेक, उसके बाद वापस आएंगे, मज़ीद बात करेंगे। देखते रहिए प्रोग्राम मेरी कामयाबी। और ये जनाब वेलकम बैक। और जैसे रियाजुद्दीन भाई मौजूद हैं और वो बातें कर रहे हैं, ये पहला प्रोग्राम है रियाजुद्दीन भाई कि मैं सिर्फ चुप करके सुन रहा हूँ, वरना मैं हर बात पे क्वेश्चन करता हूँ। अच्छा जी, अब आते हैं इनकी एक्सपर्ट, क्योंकि वाकई में माशाल्लाह ऐसा कभी भी नहीं हुआ मेरे शो पे कि हमें ब्रेक इतनी जल्दी आ जाए और हमने सिर्फ एक क्वेश्चन किया हो मैंने। तो अब आते हैं कि माशाल्लाह आपने 2000 आर्टिकल्स लिखे हैं, 1000 इंटरनेशनल मैचेस की, ओलंपिक है, वर्ल्ड कप है, एशियन गेम्स है और नेशनल लेवल पे आपने कमेंट्री की है उनकी। तो मुझे ये बताएं कि मतलब जिस तरीके से आपने प्रोग्राम के स्टार्ट में कहा कि अल्लाह ताला का बहुत करम है, तो माशाल्लाह ये माँ बाप की दुआएँ हैं, क्योंकि जब तक माँ बाप बड़ों की दुआएँ नहीं होती आप कामयाब नहीं हो सकते। और आपकी जो बात वो दिल को लगी कि आपने माँ बाप की बात की ताज़ीम की, मतलब ये नहीं कहा कि मेरी लाइफ मेरी मर्ज़ी। तो इसके लिए यही कहूँगा कि बेहतरीन माँ बाप की तरबियत के साथ आप बेहतरीन बच्चे हैं उनके, कि अल्लाह ताला ऐसा ही हर एक को करे। तो हम आते हैं कि आप स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं और वीनस एचडी का भी आपने जो माइक है वो कितने मुल्कों में लेकर गए, आप ज़रा बताइएगा। जी बिल्कुल, ये अगस्त 2022 की बात है, रॉटरडैम हॉलैंड में, वहाँ पे पाकिस्तान और हॉलैंड की टीमों के दरमियान 3 मैचों की एक सीरीज़ थी। तो उसमें मैं अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ लेके गया और मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे ऑनर जो हैं मोहतरम मजीद साहब, जब मैं उनके पास गया उनको बताया तो वो बहुत खुश हुए इस बात पे, और उन्होंने बगैर किसी मतलब बात सुने उन्होंने कहा कि भाई बिल्कुल आप जो है वहाँ पे लेके जाएं और जो करें और बिल्कुल प्रोग्राम आप वहाँ से भेजें। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मतलब ये कि जो मतलब मैं इतना हॉलैंड जा रहा था और उन्होंने जो है मुझ पर एतमाद किया। इसी तरह जो लास्ट वर्ल्ड कप हुआ था दिसंबर
ऑस्ट्रेलिया में जी, जी। आईसीसी जी, वर्ल्ड जी। कप, तो वहाँ भी जब मैं गया तो वहाँ भी ज़ाहिर है वीनस एचडी की वहाँ से मैंने मतलब नुमाइंदगी की, और वहाँ से हम लोग शहज़ादा मोइन के साथ यहाँ पे प्रोग्राम भी एक करते घंटा आपने प्रोग्राम मैं- किया लाइव वहाँ से, माशाल्लाह। जी, मैंने हॉलैंड से भी किया और ऑस्ट्रेलिया से भी। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे वीनस एचडी का जो झंडा है वो वहाँ तक गया, यानी जो टैग है वो वहाँ तक गया। लेकिन रियाजुद्दीन भाई, मैं यही कहूँगा कि जब आप किसी इदारे से मुंसलिक होते हैं तो आपकी लॉयल्टी बहुत मैटर करती है, जो कि आपने दिखाई। और मजीद साहब के लिए मैं भी यही कहूँगा कि जब भी मिलते हैं मुझसे भी तो हमेशा एक सक्सेस की दुआ देता हूँ। मैं उनसे हमेशा यही कहता हूँ कि बाबा, हम यूज्ड टू कॉल हिम बाबा, कि आप हमें दुआ में ख़ास याद रखिए। और कभी भी मेरा अगर मोरल डाउन हो रहा होता है या मैं कहता हूँ ये नहीं होगा, तो मजीद साहब बुला कर, नहीं ज़ीशान ऐसे नहीं, ऐसे करो, बहुत बेस्ट होगा। अच्छा, उनकी जो माशाल्लाह सबसे अच्छी बात है वो एतमाद देते हैं, बिल्कुल। और बड़ा पॉजिटिव। इसी तरह हमारे जो फरहान भाई साहब हैं। भाई हैं वो भी मतलब हमेशा करते हैं, और फिर उनके साहबजादे मजीद साहब के नोमान भाई, वो भी बड़ा मतलब एक पॉजिटिव एटीट्यूड है। और जब आप इतने अच्छे माहौल में कहीं काम करते हैं तो आपका एतमाद बढ़ता है, आपकी परफॉर्मेंस जो है अच्छी होती है, आपकी एक्सपर्टीज़ में इजाफा होता है, आपके अंदर एक जज्बा पैदा होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ जो है बड़ी अच्छी है, बहुत ज़्यादा। मैं ये कहूँगा कि नुमान भाई तो जब भी मिलता है, ज़ीशान कैसे हो, ठीक हो। फरहान भाई के लिए मैं कहूँगा कि मैंने इतने भंड किए हैं अपनी लाइफ में यहाँ पे, और फरहान भाई इज़ द ओनली वन जो संभालते हैं। और मेरी 3 दफ़ा मिस्टेक्स भी हुई हैं, वो जो मिस्टेक अगर कोई और बंदा होता वो माफ़ नहीं करता। फरहान भाई से बात हुआ क्या था, मतलब ये वो वाले बंदे। तो लव यू फरहान भाई फॉर दिस, कि आप हमेशा सपोर्ट करते हैं, और ऐसे ही सपोर्ट चलती रही तो हम भी कहीं कहते हैं ना कि एक जहाँ पर देखा कि मुझे इस जगह पर पहुँचना है, तो आपकी मदद से इंशाल्लाह मैं पहुँचूंगा। अच्छा जी, मैं साथ साथ आपको बताता चलूँ, बातें तो होती रहेंगी। हम जो ये मेरे हाथ में मौजूद है हॉकी प्राइमर, सॉरी, इस बुक के ऑथर मेरे साथ बैठे हैं और एक और बुक लिखने जा रहे हैं, मतलब जिसका 95% काम, अगर मैं गलत नहीं हूं तो काम का मुकम्मल हो चुका है। तो गौर से देखिए इस बुक को। अच्छा जी, इस बुक के अंदर क्या क्या मौजूद है, जो कि मैंने देखा कि आपकी जितने लोगों के आपने इंटरव्यूज़ किए उनकी तस्वीर भी इसमें मौजूद हैं, जो कि मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखाऊंगा, ये देख लें आप लोग। तो मुझे ये बताएं कि ये आइडिया कहाँ से आया कि प्राइमर लिखना है हॉकी के बारे में, क्या था इसके पीछे का? ज़ीशान भाई, बात ये कि जब जिस दौर में हम हॉकी शुरू कर रहे थे, या जितनी भी हमने हॉकी खेली, हमें एक बड़ी कमी महसूस हुई कि कोई कोच मतलब ये कि आके हमें बताए, सिखाए कि हमारी क्या टेक्निकल मतलब खामी है, ताकि हम उन पे अबूर हासिल करके बेहतर खेलें। लेकिन कभी कभी ऐसा होता था। अब्दुल वहीद खान ओलंपियन जो थे, मुझे अच्छी तरह याद है, इंटर बोर्ड हॉकी टूर्नामेंट, इंटर बोर्ड हॉकी की मतलब एक टीम बनी थी हमारी, जिसमें मैं ख़ुद भी था। तो जो स्टेडियम है नॉर्थ नाज़ाबाद में, वहाँ पे मतलब ये कि वो एक दफ़े आए थे कोचिंग के लिए, तो उन्होंने कुछ चीज़ें बताई थी, तो वो हमने असबर कर ली थी। लेकिन हमें हमेशा थोड़ा सा ये ख्याल रहता था कि यार हमें कोई बताने वाला हो। तो ये जो चीज़ थी ना, हमेशा मेरे जहन में रहती थी। मैंने कहा यार जो मुझे चीज़ें पता हैं, तो मैं एक दफ़े मतलब इंग्लैंड कई मरतबा गया, बाहर भी गया, तो एक दफ़े मैं लेस्टर शायर में था। तो वहाँ पर हमने देखा कि मतलब ये कि सारी कम्युनिटी के लोग जो थे वहाँ पे हॉकी खेलने के लिए आए हुए थे। और आप माहौल समझ लें कि जैसे सब कॉन्टिनेंट का एक माहौल था ना, जिस ज़माने में पाकिस्तान बनने से पहले के, वहाँ पे सिख भी थे और हिंदू ब्रदर्स भी थे, मुसलमान भी थे, अंग्रेज़ भी थे। तो जब मैं वहाँ गया तो मैंने देखा सबको खेलते हुए। और जब वहाँ उस खेल से पहले जो वहाँ के जूनियर बच्चे होते थे, तो एक कोच होते थे, तो वो बोर्ड पे सबको बताते थे। तो हम भी ज़ाहिर है खड़े हो जाते थे। हालांकि उस वक्त हम ठीक ठाक हॉकी खेल रहे थे। मैं ख़ुद एक बैंक की टीम को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो वहाँ मैं रहा 1 आध महीने, तो मैं वहाँ जाता रहा खेल देखने के लिए। तो वहाँ से फिर मेरे जहन में ये चीज़ आई कि यार हम अपने बच्चों के लिए जो हमने कमी महसूस की, हमारे पास कोई ऐसी किताब नहीं थी, तो फिर मेरे जहन में ये चीज़ आई कि नहीं यार, मुझे एक ऐसी किताब लिखनी चाहिए जो मैं मतलब मुल्क के तमाम बच्चों को दूँ। और ज़ीशान भाई, ये बड़ी अच्छी बात रही कि जब यहाँ पे एक चैम्पियनशिप हुई थी, नेशनल चैम्पियनशिप, जिसमें पूरे पाकिस्तान से 12 या 14 टीमें शरीक हुई थी, तो मैंने उस टीम के हर खिलाड़ी को मतलब ये अपनी बुक फ्री ऑफ कॉस्ट दी थी। और उस वक्त जितने भी हमारे ओलंपियंस थे, वो किताबें मैंने खुद भी और अपने ओलंपियंस के हाथ से उस सारी टीमों को मतलब लड़कों को दी थी। और वो लड़के मेरे ख्याल से आज पाकिस्तान की टीमों में हैं, और बहुत से लड़के ज़ाहिर है मतलब इस वक्त भी पाकिस्तान की टीम है जिनके पास मेरी ये किताब होगी, जब मैंने दी थी आज से 4-6 साल पहले। तो मतलब ये सारी चीज़ें हैं इस तरह की। तो ये जो ख्याल था ना, जो बेसिक यही था कि यार हमें अपने हॉकी के दौर में कोई ना तो कोचेज़ ऐसे मिले जिनसे हम चीज़ें सीखते, या फिर ना कोई ऐसी किताब हमारे हाथ लगी। तो फिर मैंने इसमें जो है, जो आपने सवाल किया था, इसमें
जो हमारे आउटस्टैंडिंग हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं उनका जिक्र है, जो हमारे वो कप्तान जिनकी क़यादत में हमने ओलंपिक, वर्ल्ड कप, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी, एशियन गेम्स जीता, उनके मुतालिक है। और फिर मैंने इसमें कोचिंग का एक बड़ा पोर्शन रखा है जिसमें स्केचेस के ज़रिए ये बताया गया है कि हॉकी मतलब किस तरह से आप गेंद रोकेंगे, किस तरह से आप पास देंगे, आपने किस तरह से डॉज देना है। ये सारे स्केचेस जो हैं इस किताब में हैं। तो ये मतलब इसके पीछे ये रहा। अच्छा, माशाल्लाह मुख्तलिफ अखबारात में 150 सॉरी 150 जो कि इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनके आपने इंटरव्यूज़ किए हैं। लेकिन उससे पहले एक सवाल कमेंट्री के हवाले से करूँगा और एक सवाल इस बुक के हवाले से। बहुत अच्छा ये लगा कि क्योंकि हमारे जितने अगर हम क्रिकेट के हवाले से भी बात करते हैं, हॉकी के हवाले से भी बात करते हैं, तो प्लेयर्स को इंग्लिश में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है बोलने में या अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने में। तो ये बुक उर्दू में है, तो ये अच्छा रहा कि जो अपना कॉमी, क्योंकि आपकी जो दूसरी बुक है वो टोटली इंग्लिश में, आपने जो उसका नाम बताइएगा, उसका द जर्नी ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, द जर्नी ऑफ इंटरनेशनल हॉकी। माशाल्लाह। लेकिन आपने जो पहली बुक पब्लिश की है या जो लिखी है उसमें उर्दू ज़ुबान में लिखकर उन लोगों के लिए आसानी कर दी जो कि इस तरफ आना चाहते हैं लेकिन अंग्रेज़ी में थोड़े से वीक हैं। अच्छा जी, आप जब कमेंट्री कर रहे होते हैं आप तो अंग्रेज़ी में भी करते हैं और माशाल्लाह अबूर हासिल है। और कुछ प्लेयर्स, सबको तो नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको बोलने में मुश्किल होती है। तो जब आप हॉकी का टूर्नामेंट हो जाता है, जीत जाते हैं, तो उस वक्त एक सेरेमनी हो रही होती है, तो उसके अंदर जब कोई नहीं बात कर पाता अंग्रेज़ी में, तो क्योंकि आपने कमेंट्री तो इंग्लिश में करनी है, तो आप उनसे उर्दू में सवाल करते हैं, अंग्रेज़ी में ही सवाल करते रहते हैं? नहीं, मोस्टली ऐसा होता है कि देखें अभी एक यहाँ पे प्रोग्राम हुआ था पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान टेलीविज़न पे वो प्रोग्राम लाइव गया था। तो उसमें मतलब जो आपके बाहर से आए थे जो डेलीगेट्स या जो नुमाइंदे थे, पॉल लीजन वगैरह थे और दूसरे थे, तो ज़ाहिर है उनसे तो इंग्लिश में बात हुई, लेकिन आपके जो पाकिस्तानी हैं तो हम ख़ुद मतलब ये कि कोशिश करते हैं कि उनसे उर्दू में बात की जाए। तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, इसलिए कि जब आप जो कहना चाहते हैं और अगर आप ज़ाहिर इंग्लिश में नहीं कह सकते, अगर उर्दू में आप ज़्यादा आसानी से कह सकते हैं तो उसका तो ट्रांसलेशन भी बाद में हो सकता है या उसको तो समझाया भी जा सकता है। लेकिन एक चीज़ डायरेक्ट अगर आप इंग्लिश में पूछें और वो सामने वाला ना बता सके तो वो तो अपनी पूरी बात भी नहीं बता सकेगा जो उसके दिल के अंदर है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मतलब इस चीज़ की मतलब कोशिश की जाती है। वैसे ये कि मतलब हम लोग भी इतनी ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा इंग्लिश वो नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि अच्छा, एक दफ़े हम जापान गए, वहाँ एशियन गेम्स में और सलाउद्दीन थे वहाँ पे। तो जिस तरह हमारी जनरली पाकिस्तानियों की इंग्लिश होती है, उसी तरह उन बेचारों की वहाँ भी इंग्लिश बहुत ज़्यादा नहीं समझते। लेकिन अब तो बहरहाल जापानीज़ भी बहुत ज़्यादा इंग्लिश अच्छी बोलते हैं। ये मैं बात रहा हूँ 10-12-15 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो मतलब ये चीज़ें होती हैं, ये चलती रहती हैं। और लेकिन अब तो देखें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और जितनी भी दूसरी फेडरेशनें हैं वो बाकायदा मतलब खिलाड़ियों को सिखाते हैं, उनके सेशन होते हैं, जो बुनियादी चीज़ें हैं ना वो उनको बताने की कोशिश करते हैं। हमारे बहुत अच्छे खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो उन चीज़ों को बड़ी जल्दी पिक कर लेते हैं और अब वो इंटरनेशनली भी अगर उनसे कोई बात करे तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी चीज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हम ये बात कर रहे थे रियाजुद्दीन भाई कि जब अंग्रेज़ी, वाकई में जापानीज़ की तरक्की तो बहुत ज़्यादा, लेकिन हमारे यहाँ पर फुकदान इस चीज़ का मैं देखता हूँ, क्योंकि आप माशाल्लाह कमेंटेटर, इंटरनेशनल कमेंटेटर हैं, हमारे यहाँ पर बिला ज़रूरत इंग्लिश बोली जाती है, जबकि जापान, चाइना, इवन अरब कंट्रीज़ में भी आप चले जाएं, क्योंकि गेम्स वहाँ पर भी खेली जा रही, तो वो फोकियत देते हैं अपनी मादरी ज़ुबान को, यानी कौमी ज़ुबान जो होती है। अब उसको हमारे यहाँ पर फ़ख्र समझते हैं अंग्रेज़ी बोलना, जबकि पाकिस्तान की अपनी जो ज़ुबान है उर्दू ज़ुबान, उसमें आप ये देखें कि इज़्ज़त भी है, एहतराम भी है, और वहाँ पर डिफरेंस फील होता है कि छोटे को तुम भी कह सकते हैं, लेकिन बड़ा जहाँ वहाँ आपसे बात होगी। तो जितनी मोहब्बत की ज़ुबान शायद उर्दू है, कोई और ज़ुबान नहीं होगी, मैं तो ये फील करता हूँ। नो, इट इज़ नो डाउट, यू आर रियली एब्सोल्युटली राइट। इसलिए कि देखें जो आदमी की अपनी ज़बान होती है ना, उसमें आप जिस बेहतर तरीके से अपनी चीज़ों को मतलब एक्सप्लेन कर सकते हैं वो ज़ाहिर है दूसरी ज़बान में नहीं कर सकते। और आप ये देखें कि जितनी भी बड़े बड़े ममालिक हैं और जितनी भी कौमें हैं, अगर मतलब एक उन्होंने जो अपनी ज़ुबान में तालीम दी है उन कौमों ने तरक्की की है। चाइना को देख लें आप, जापान को देख लें, फ्रांस को देख लें, और जितनी भी कौमें हैं वो आप मतलब दुनिया अरब को देख लें, वो जब मतलब कहीं होते हैं स्पीच करते हैं तो वो अरबी में करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें अपने अंदर इतनी करज लानी चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि
हम जो है मतलब हर जगह अपनी जो चीज़ है उसको वहाँ पे पेश करें, तो उससे इंसान की इज़्ज़त भी बढ़ती है और वो निस्बतन ज़्यादा बेहतर होती है। और रह गई आपने जो कमेंट्री की अभी बात की थी ना, देखें मैं आपको बताऊं, चूँकि रेडियो पे ही मैंने बड़े स्पोर्ट्स के मतलब प्रोग्राम किए हैं, और देखें मुझे ये पता नहीं कि मैंने पाकिस्तान टेलीविज़न से या रेडियो से मतलब पहला कमेंटेटर कौन था, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि दो टेलीविज़न ऐसे हैं जो मतलब काफ़ी मतलब एक बड़े हैं, और जब उनकी पहली ट्रांसमिशन शुरू हुई थी तो उसकी जब वो ऑन एयर गया था हॉकी का मैच, तो उसकी कमेंट्री मैंने की थी। और एक दूसरा मतलब चैनल जो इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल है, दो जो सबसे बड़े चैनल हैं, जब उसकी कमेंट्री शुरू हुई तो पहले वाले की तो मैंने की थी दिसंबर 2008 में, जो उनका पहला मैच ऑन एयर गया था। और दूसरे जो है मतलब चैनल है, उसने अगस्त 2016 में जब वो ऑन एयर गए थे तो उनकी पहली कमेंट्री मैंने की थी। और अब तक मैं कमोबेश 1000 के करीब मैचेस कम कर चुका हूँ कमेंट्री में। और 92 में जो पहली चैम्पियंस ट्रॉफी वर्ल्ड हॉकी टूर्नामेंट हुआ था उसमें मैंने यहाँ कमेंट्री की थी, और इस दौरान मैंने, जैसा आपने भी कहा, ओलंपिक, वर्ल्ड कप, चैम्पियंस ट्रॉफी, एशियन गेम्स और नेशनल चैम्पियनशिप जितने मैचेस हुए हैं उसमें कमेंट्री की। और मुझे अल्लाह के फजल करम से ये एज़ाज़ हासिल है कि पाकिस्तान के वो तमाम बड़े कमेंटेटर, फ़ारूक मज़हर, SM नकी, मज़ाहिर बारी, ज़ाकिर सैयद, इस्लाउद्दीन, समीउल्लाह, हसन सरदार, और मतलब ये जितने भी कमेंटेटर हैं। अच्छा, उस ज़माने में ज़ीशान भाई जो कमेंटेटर्स बनते थे वो बाकायदा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन से मतलब वो होते थे, सर्टिफाइड कह लें या रिकग्नाइज होते थे। उस वक्त ऐसे कमेंटेटर नहीं बनते थे। और वो मैं, मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक सरदार खान जो आजकल कनाडा में, हम ये 3 कमेंटेटर हैं जो 92 में पहली मरतबा मैंने आखिरी मरतबा हमें जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब ब्रॉडकास्टिंग से हमको बाकायदा रिकग्नाइज़ किया गया था। और उसके बाद फिर हमारी जो है प्रमोशन होती रही, फिर हम एक कैटेगरी में आए, फिर आउटस्टैंडिंग कैटेगरी में आए। तो 92 से मैंने रेडियो पे कमेंट्री शुरू की थी, और 94 से मैंने पाकिस्तान टेलीविज़न पे कमेंट्री शुरू की। लेकिन 96 में पहला इंटरनेशनल मैच मैंने पाकिस्तान टेलीविज़न से किया। तो ये मतलब सारा सिलसिला है, और मतलब इसमें हमने बड़ी मेहनत की है, और यकीनन बसों के भी धक्के खाए हैं। और हमने तो अपने घर में जब पैदा हुए थे तो साइकिल देखी थी। अब हमारे बच्चों की मतलब किस्मत अच्छी कि उन्होंने जब आँख खोली है तो घर में गाड़ी देखी, लेकिन हम उनको सारी चीज़ें बताते रहते हैं। आपकी मेहनत। अच्छा रियाजुद्दीन भाई, 2 चीज़ों में हम सिमिलर हैं, 2 चैनल में आप डिफरेंट है, जिसमें एक चैनल वो है, मैं आसानी कर दूं, जो कि जीने का पैगाम देते हैं, और एक जिनका सोना बहुत मशहूर है। तो उन चैनल के अलावा रेडियो पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है, मेरा ताल्लुक है। 2008 क्लास 7 में मैंने FM 101 को ज्वाइन किया था, जो रेडियो पाकिस्तान की शाख है। और उसके बाद मैं ये कहूँगा कि मेरी ज़िंदगी का जो पहला TV अपीयरेंस हुआ था वो PTV से हुआ था। मैंने रमज़ान ट्रांसमिशन की थी वहाँ से। तो यहाँ से तो हम दोनों सिमिलर होते हैं, और माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है कि जब आपका इदारा, जो कि पाकिस्तान का कौमी इदारा है, और इस पर भी फ़ख्र होता है कि रेडियो पाकिस्तान वो है जिसने पहले ये कहा गया था कि ऑल इंडिया रेडियो लाहौर सुन रहे हैं, आप हमारे अगले ऐलान का वेट करें। और जब हुआ ऐलान तो आप रेडियो पाकिस्तान लाहौर की ट्रांसमिशन को समाअत फरमा रहे हैं। तो ये भी हमें शर्फ हासिल है कि हम दोनों उस रेडियो के भी ताल्लुक़ रखते हैं। और साथ साथ मैं एक चीज़ और कहूँगा कि रेडियो पाकिस्तान और PTV से जितने लोग सीख कर निकले हैं, तहजीब का दामन हम हाथ से नहीं छोड़ते। हम मजाक भी करते हैं तो वो करते हैं कि दादा दादी नाना नानी साथ बैठे हैं, वो भी इंजॉय करते हैं। जो कि आजकल स्लैक लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स यूज़ होते हैं जो कि उर्दू लुगत में मिलते ही नहीं हैं, जैसे कि मुझे, मेरे को। आपकी बात, सॉरी टू कट यू, आपकी बात थोड़ी सी आगे बढ़ाऊंगा। जब हम रेडियो पे आए तो ये हमारी बड़ी खुशकिस्मती थी कि उर्दू क्रिकेट कमेंट्री के बानी मुनीर हुसैन साहब, फिर आप देखें कि यावर मेहंदी साहब, शकील फारूकी साहब, मोहम्मद नकी साहब, वहाँ पे असलम बलोच साहब होते थे वो। तो इन लोगों की रहनुमाई में हमने वहाँ प्रोग्राम शुरू किया। मैं स्पोर्ट्स के प्रोग्राम करता था। आप बिलीव करें कि जब भी हम मतलब ये कि पढ़ते थे तो अल्फाज की अदायगी में वो बाकायदा हमारी रहनुमाई करते थे, और मतलब हमें बड़ा मतलब अच्छा लगता था कि यार हमारी इस्लाह हो रही है। हमें खुशी होती थी, हमें पता था कि यार बाद में मतलब ये चीज़ हमारे लिए बेहतर होगी, तो हम उसको उस अंदाज से लिया करते थे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये वो तमाम लोग हैं जो मैंने नाम लिए हैं, इन्होंने जो है मतलब एक नासिर इलियास हुआ करते थे रेडियो पाकिस्तान लाहौर के डायरेक्टर,
उन्होंने भी बड़ा हमको मतलब इनक्रेज किया। और यहाँ तक अगर हम कमेंट्री पहुँचे हैं तो यावर मेहंदी साहब हो गए, शकील फारूकी साहब, सभी मोहसिन साहब हो गए, मोहम्मद नकी साहब हो गए और नासिर इलियास साहब लाहौर के, मतलब इन तमाम लोगों की देखें, जब कोई आप अच्छी मतलब एक परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं और आपका एतमाद आप महसूस किया जा रहा होता है जो बड़े लोग, तो यकीनन फिर आपको जो है वो इनकरेज करते हैं। तो ये अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र हुआ कि हमारी पूरी मतलब स्पोर्ट्स की लाइफ में ये सारी चीज़ें हुई। और अब जब से हम बेनिस टीवी प्रोग्राम कर रहे हैं, कमोबेश मेरे ख्याल से 400 के करीब प्रोग्राम कर चुके हैं बहैसियत स्पोर्ट्स एनालिस्ट और एक्सपर्ट। तो मेरे ख्याल से यहाँ भी हमें हमारे मतलब एक मजीद साहब हो गए, फ़रहान इसरार साहब हो गए, नुमान साहब हो गए, उनकी बड़ी मतलब रहनुमाई और बड़ी शफ़क़त हासिल है। मेन चीज़ तो शफ़क़त जो है वो इत्माद पैदा करती है, तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। अच्छा जी, और साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि रेडियो पाकिस्तान में क्योंकि आपका भी ताल्लुक़ है, हमें सिखाया जाता था थोड़ा सा लाउड लैंग्वेज में कि इस तरीके से हम उसको समझते थे। जब 2008 में मैंने ज्वाइन किया तो मेरी भी तलफ़्फ़ुज़ सही नहीं था और बोलने का अंदाज़ कैसे, क्योंकि रेडियो पाकिस्तान ने सिखाया कि हाई बीट पर जाते हुए बीट को तोड़कर लो कैसे करना है, ये रेडियो पाकिस्तान ने सिखाया। और साथ साथ अगर माहौल जैसे कि हर ट्रांसमिशन का क्या फ्लेवर होना चाहिए, रमज़ान का क्या फ्लेवर होना चाहिए, मुहर्रमुल हराम में आवाज़ कैसी होनी चाहिए, नॉर्मल डेज़ में आपकी कैसी आवाज़, तो ये तमाम चीज़ें रेडियो ने सिखाई। और उसमें फिर कैटेगरीज़ की बात है तो मैंने बी कैटेगरी में ज्वाइन किया था, फिर ए हुआ, फिर डबल ए हुआ और अब अल्हम्दुलिल्लाह आउटस्टैंडिंग कैटेगरी है। तो आपने जो बोला तो वो चीज़ होती है कि अच्छा लगता है बड़ा जब आपको बोलते हैं कि अच्छा जी आउटस्टैंडिंग के कितने जी 4 लोग हैं। और मुझे सिखाने वाली अगर मैं अपनी बात करूं तो मैम रबिया अकरम, जिन्होंने मुझे ट्रेन किया और हमेशा ये कहती थी कि मैं बैठी हूँ ना, तुम करो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब तो रिटायर हो चुकी हैं और माशाल्लाह भी हज की सादत उनको नसीब हुई, अल्लाह ताला हम सबको बुलवाए। अच्छा जी रियाजुद्दीन भाई, अब माशाल्लाह आपके बारे में तो जितना बोलते जाए उतना ही काम है, क्योंकि अब मैं चीज़ों को पढ़ रहा हूँ तो माशाल्लाह आपने जो है वो तमाम ग्रुप्स ऑफ न्यूज़पेपर्स वहाँ पर आर्टिकल्स लिखे, 1000 से ज़्यादा इंटरनेशनल मैचेस की आपने कमेंट्री की और उसके बाद आपने इंटरव्यूज़ भी किए 150 लोगों के। ये सब करने के बाद अब जो लोग इस तरफ आना चाह रहे हैं बच्चे, क्योंकि आप अब एक शख्स नहीं, आप एक इंस्टीट्यूट है जो कि दर्सगाह है उन बच्चों के लिए जो कि इस फील्ड में आना चाहते हैं, हॉकी की या कमेंट्री की। तो आप मुझे उनके बताएं कि आप किस चीज़ का फुकदान देखते हैं या उनके अंदर लैक ऑफ नेचर देखते हैं कि ये चीज़ बेटा ज़िंदगी में से निकाल दो तो इस चीज़ में इन हो सकते हो। देखें ज़ीशान भाई, सबसे पहली चीज़ जो है वो तो आपको जब तक आप अपनी ज़िंदगी में टॉलरेंस नहीं लेके आएंगे, नंबर 2 जब तक आप पेशन नहीं लेके आएंगे, और फिर उसके बाद जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे। जिस ज़माने में हम आर्टिकल लिखा करते थे या जो हमने अभी तक 2-2.25 आर्टिकल लिखे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह अखबारों में, मतलब ये कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा एक न्यूज़ वो है वो उसमें मतलब ग्रुप है, वहाँ से हमने स्टार्ट लिया था। 87 से जब मैं ख़ुद पढ़ रहा था उस वक्त से मैं लिखना मैंने शुरू किया और फिर मुख्तलिफ़ अखबारात में। तो कहने का मकसद ये है कि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे ना उतनी ज़्यादा नॉलेज आप गेन करेंगे। और जब आप एक चीज़ पढ़ लेंगे और एक दफ़े उसे लिख लेंगे तो आप बिलीव करें ज़ीशान भाई, चूँकि आपका भी इसी शोबे से ताल्लुक़ है, वो चीज़ जो है हमेशा कमोबेश याद रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ नहीं रहती तो 50-60% तो वो चीज़ याद रहती है। हम अभी भी यही करते हैं कि अगर हम लिख लेते हैं कोई चीज़ तो हमें याद रहती है। तो हमारे जो नए बच्चे हैं जो आ रहे हैं और जो आना चाहते हैं, तो एक तो उन्हें मेहनत से नहीं घबराना चाहिए। इसलिए कि देखें, हमने अगर हम तो अभी भी अपने आप को तालिब इल्म समझते हैं और कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं समझते, इसलिए कि हम समझते हैं कि अभी हमने बहुत कुछ करना है। लेकिन आप बिलीव करें कि हमने बड़ी तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं, बड़ी मेहनत की है हमने, और बहुत सी चीज़ें हमें मतलब जब हम पढ़ना चाहते थे तो हमें मिलती नहीं थी, तो उसके लिए हम तगदो किया करते थे और लेके आते थे। उस ज़माने में ये इंटरनेट वगैरह नहीं होता था, अखबारों से लिखना पड़ता था, अखबारों से मतलब आप पढ़ना पड़ता था। 80s में चले जाएँ देखें तो 90s के बाद आई हैं, मिड 90s में, मतलब ये 95-96 से आई हैं दुनिया भर में। हमारे यहाँ मेरे ख्याल से 98 या 2000 में ये सारी चीज़ें आई हैं। बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ लोकल जो हुई हैं, मतलब आपको 2006 के बाद से हर एक की एक्सेस में आ गई, उससे पहले नहीं था। उससे पहले नहीं थी। तो हमने तो अपनी पूरी स्ट्रगल जो है वो समझ लें 88-90 से मतलब हमने शुरू की है और उसी ज़माने में हमने सारी चीज़ें मतलब ये की हैं। अगर मैं इंटरनेशनल मतलब एक कमेंटेटर बना तो 92 में बना। 87 से मैंने मतलब एक अखबारात में लिखना शुरू किया। लिखने का शौक़ बचपन से था, मुख्तलिफ़ रसालों में लिखा करते थे। फिर इसी तरह से मतलब हमने जो इंटरव्यूज़ किए हैं, आप ये देखें कि आप पाकिस्तान का कोई भी क्रिकेटर उठा के देख लें और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई भी
मतलब बोर्ड का सर्वर देख लें, उनके सब के इंटरव्यूज़ किए हैं। कहने की बात नहीं है, जहांगीर खान, जानशेर खान, आमिर खान बॉक्सर, जावेद मियादाद, ज़का अशरफ, आप जिसको भी लें आप, मतलब कि सब के मतलब कि हमने इंटरव्यूज़ किए हुए हैं। और 150 के करीब इंटरनेशनल इंटरव्यूज़ हैं। इकबाल कासिम हो गए, इमरान खान हो गए, और मतलब ये कि बेतहाशा शोएब अख्तर हो गए, जो सबसे फास्ट हमारे बॉलर थे, मतलब हनीफ मोहम्मद हो गए, शोएब मोहम्मद हो गए, सादिक मोहम्मद हो गए, यानी आसिफ इकबाल हो गए। यानी ये वो हैं, ज़ाहिर है ये तो हमारी सारी चीज़ें वेबसाइट पे पड़ी हैं इंटरव्यूज़ की, तो कमोबेश अल्लाह ताला ने 150 करीब इंटरव्यूज़ कराए। और उसके बाद ये सारी चीज़ें जो है मेहनत से होती हैं। अगर देखें शॉर्टकट जो है उससे काम नहीं चलता। वक्ती तौर पर तो शॉर्टकट के ज़रिए आप एक मतलब स्पेल होगा या एक पैच होगा, उसमें आप नाम ज़रूर बना लेंगे, लेकिन वो चीज़ जो है फिर आगे नहीं चलती। इसलिए कि जब आप एक मरतबा एक्सपोज हो जाते हैं तो इज़्ज़त जो है वो सबसे मुक़द्दम चीज़ होती है। वो अगर मतलब एक दफ़े ख़राब हो गई तो वो फिर दोबारा नहीं बनती। तो ये देखें, जिन लोगों ने मकाम बनाया है, अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं जो आपने मकाम बनाया है, और हमारे जितने भी लोग हैं जिन्होंने मकाम बनाया है, हम भी मतलब इस अभी तालिब इल्मी के दौर से गुज़र रहे हैं, सीख रहे हैं, कर रहे हैं, तो ये जो है शॉर्टकट नहीं है। ये तो एक देखें एक मुसलसल मेहनत है। वो एक मुझे शेर याद आ गया यहाँ पे, बड़ा अच्छा शेर शगफ भी है कि मेहनत जो है ना, मेहनत वो चीज़ कड़वी है मगर धूप से बचने के लिए। मेहनत जो है चीज़ कड़वी है मगर धूप से बचने के लिए नीम का पेड़ भी आंगन में लगा देते हैं। क्या बात है। मतलब ये कि ये जो एक तसलसल है, मेहनत जो है उस पर सारी चीज़ें डिपेंड करती है। कंसंट्रेट करें, फोकस करें, और मतलब ये कि बड़ों का अदब करें और छोटों से अच्छा बर्ताव करें, और अपना जो काम आप कर रहे हैं उसमें अगर आप मुखलिस हैं, उसमें अगर आपकी नेक नियति शामिल है, तो अल्लाह ताला फिर आपको किसी कामयाबी से दूर नहीं रखेगा और आप कामयाब रहेंगे। और दुनिया में न सिर्फ अपना नाम करेंगे अपने मुल्क का, और दुनिया में पाकिस्तान के सब्ज़ हिलाली परचम को आप बुलंद करने के काबिल हो सकें। माशाल्लाह। इसी के साथ रियाजुद्दीन भाई, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और दोबारा ज़रूर बुलाना है, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें अभी भी पेंडिंग रह गई हैं। लेकिन क्योंकि जानना इसलिए ज़रूरी था कि जब आप किसी की सक्सेस देखते हैं तो हर कोई बोलते है कि तो सक्सेसफुल आदमी है, लेकिन उसके पीछे की जर्नी कितनी बड़ी है वो आज आपने बताई। और इंशाल्लाह दोबारा आपको फिर प्रोग्राम में बुलाएंगे और फिर मज़ीद जानेंगे आपसे। अपना ख्याल रखिएगा। आने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बड़ा मज़ा आया आपके साथ। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। और इसी के साथ मैं भी इजाज़त चाहूँगा इस दुआ के साथ कि जहाँ रहिए खुश रहिए, खुशियाँ बिखेरते रहिए। रियाजुद्दीन भाई की बात को ही फ्रेंड करूँगा कि अल्लाह ताला ने आपके अंदर एक खूबी और एक खामी डाली है। खूबी इसलिए डाली है कि कभी आप इस चीज़ की हसरत ना रखें कि मेरे अंदर कोई खूबी मौजूद नहीं है, और आपके अंदर एक नेगेटिविटी इसलिए डाली है कि जब भी आप नेगेटिविटी की तरफ देखें तो अपने रब के करीब हो जाएं और उससे पनाह मांगे कि अल्लाह ताला मुझे इस चीज़ से बचा। तो अल्लाह ताला आपको 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। वो कभी भी नहीं चाहेगा कि वो आपको उम्मत मोहम्मदी को जहन्नुम में धकेले। बस अपने रब को याद रखिए। और फिर जैसे कि रियाजुद्दीन भाई ने कहा कि कामयाबी आपके कदम चूमेगी, तो प्रोग्राम का नाम भी है मेरी कामयाबी। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह नेगेबान।